जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स में। और और प्लीज़ इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो कृपया आज लाइक कर देंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जो है हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि किस वित्तीय सेवा कंपनी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला अधिकारिता परियोजना के लिए नैस्कॉम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? तो किस वित्तीय सेवा कंपनी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मतलब प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला अधिकारिता, तो किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला अधिकारिता परियोजना, इसके किस वित्तीय सेवा कंपनी ने इस परियोजना के लिए नैस्कॉम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? तो हमारा जो ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका, तो ये ऑप्शन होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकन एक्सप्रेस जो है ये नैस्कॉम के साथ मिलके इसने महिला रोजगार के क्षेत्र में ये मतलब जुड़ी प्रशिक्षण वगैरह प्रदान किया जाता है इसमें महिलाओं को रोजगार से संबंधित। और इसके लिए अभी तक जो ग्रेजुएट 700 महिलाएं हैं उन 700 महिलाओं को इन्होंने इस परियोजना से लाभान्वित किया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्तित्व ने यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो किस भारतीय व्यक्तित्व ने यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, तो यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सृष्टि बख्शी है, कपिल मंडावीवाला है, या अमित सरावगी है, या कैफ अली है? तो सृष्टि बख्शी है। इन्होंने लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर जागरूकता फैलाई है, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इस महिलाओं को जागरूक करने के दौरान इन्होंने देश में 3800 किलोमीटर की यात्रा भी की है। तो सृष्टि बख्शी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया क्या है? कि मूल भुगतान कार्ड विवरण को तो मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया क्या है, क्या कहलाती है? एन्क्रिप्शन कहलाती है, टोकनाइजेशन कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है, या बहाली कहलाती है? तो मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की जो प्रक्रिया है वो टोकनाइजेशन कहलाती है। सही उत्तर हुआ बी, क्या? तो टोकनाइजेशन, ये हमारा सही उत्तर हुआ। तो टोकनाइजेशन जो है ये मूल कार्ड विवरण को टोकन नामक वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया है। मतलब टोकनाइजेशन जो है वो मूल कार्ड विवरण को टोकन नामक जो वैकल्पिक कोड है उससे बदलने की ये प्रक्रिया है, टोकनाइजेशन। अगला प्रश्न जो है, लुहांस्क और डोनेट्स्क जो समाचारों में थे किस देश में स्थित क्षेत्र थे? तो लुहांस्क और डोनेट्स्क जो है वो समाचारों में थे और किस देश में स्थित क्षेत्र थे? स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, या सर्बिया, या मालदीव? तो ये अभी हाल फिलहाल में ये जो चार प्रांत हैं, लुहांस्क है,
डोनेस्क है, और उसके बाद जेप्रोरेजिया है, और जापोरिजिया और खेरसोन। तो ये दो लुहांस्क है, डोनेट्स है, जेपोरिजिया है, जेपोरिजिया है, और उसके बाद खेरसोन। तो ये जो खेरसोन, खेरसोन, तो ये जो चार प्रांत हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जेपोरिजिया और खेरसोन, ये खेरसोन जो है, ये चारों प्रांत रूस से लगे हुए हैं। इन चारों प्रांतों में रूस ने स्वतः एक जनमत संग्रह करवाया है और ये घोषणा की है कि इन चार प्रांतों को रूस में मिला लिया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, कौन सा शहर 2022 में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का मेजबान है? किसने मेजबानी की? भारतीय मोबाइल कांग्रेस की मेजबान कौन है? तो नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु। तो मेजबानी किसने की? तो नई दिल्ली ने। और यहीं पे सम्मेलन, इसी भारतीय मोबाइल कांग्रेस जो नई दिल्ली में संपन्न हुई, हमारे देश में 5G की शुरुआत प्रधानमंत्री ने यहीं से की थी, इसी भारतीय मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा 6वां प्रश्न होगा। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम वैली ऑफ वर्ड्स बुक, वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड, वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड? तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU जिसने वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड वो उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, वो प्रस्तुत करता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का वह कौन सा उपक्रम है जो वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है PFC, ONGC, BEL या सेल। तो कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड प्रदान करता है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, PFC, ये अवार्ड प्रदान करता है। तो ये जो PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, ये वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड प्रदान करता है। PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके द्वारा वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का मेजबान है? कि कौन सा शहर जो है वो खादी उत्सव 2022 जो मनाया जा रहा है उसका मेजबान कौन है? तो चेन्नई है, वाराणसी है, मुंबई है या अहमदाबाद है? तो खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का जो मेजबान है वो मुंबई है। तो सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग के जो मंत्री हैं, उनके द्वारा, नारायण राणे के द्वारा इसकी शुरुआत, मतलब उद्घाटन किया गया, उनके द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई मुंबई में इस महोत्सव की। अब अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य के IT मंत्रियों के
राज्य के जो आईटी मंत्री हैं उनका डिजिटल इंडिया सम्मेलन हुआ था, उसका मेजबान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो वाराणसी, नई दिल्ली, मुंबई या मैसूर? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबानी, मतलब यहीं पे हुई थी, मेजबानी इस दिल्ली ने की थी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कि आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश ने महिला सैनिटरी उत्पादों पर कर घटा दिया है? हमारे पड़ोस में भारतीय उपमहाद्वीप में एक देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक क्या, सबकी लगभग स्थिति खराब है, लेकिन एक ज़्यादा ही उसकी स्थिति खराब है। तो आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश ने महिला सैनिटरी उत्पादों पर कर घटा दिया है? आप स्वतः इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। ईरान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, वेनेजुएला है। तो किसकी आर्थिक स्थिति अभी सबसे ज़्यादा खराब है? किस देश की, किस पड़ोसी देश की? तो श्रीलंका। तो श्रीलंका ने क्या किया है कि वहाँ पे महिलाओं को जो सैनिटरी पैड माहवारी के लिए जो मिलता था उसकी किल्लत हो गई थी, क्योंकि टैक्स वगैरह उस पर ज़्यादा बढ़ गए थे। तो महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए वो सर्वसुलभ नहीं हो पा रहा था। तो इस परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका की सरकार ने क्या किया है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी उत्पादों पे जो टैक्स है उसको घटा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय व्यवसायी को ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय व्यापारी को, किस भारतीय बिजनेसमैन को ग्लोबल इंडिया अवार्ड मतलब वैश्विक भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड से? तो आदि गोजरेन हैं, अनिल अग्रवाल हैं, उदय कोटक हैं, किरण मजुमदार शॉ हैं। तो इसका सही उत्तर है कि अनिल अग्रवाल। मेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार पूर्व में रतन टाटा, एपीजे कलाम और दीपक चोपड़ा जैसे लोगों को भी प्रदान किया जा चुका है। तो ये अनिल अग्रवाल, मेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उनको प्रदान किया गया है। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं, 11वें प्रश्न पे। भारत ने द्विपक्षीय बायलैटरल सहायता, बायलैटरल हेल्प जो है उसके, भारत ने द्विपक्षीय सहायता के एक भाग के रूप में किस देश को स्वदेश निर्मित मोटर बाइक, भारत में बनी हुई मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय सहायता के तौर पे प्रदान किया है भारत ने? तो ऑप्शन है श्रीलंका, आर्मेनिया, लेबनान या अफगानिस्तान। तो सही जो उत्तर है, ये मोटर बाइक किस देश को प्रदान की गई है? भारत के स्वदेश निर्मित जो मोटर बाइक है ये द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, तो लेबनान। सही उत्तर है, लेबनान को प्रदान किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 का मेजबान देश, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026, इसका मेजबान कौन है? ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है भारत, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो सही उत्तर है 2026 में कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। इसका मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है 2026 के कॉमनवेल्थ का। और 2026 के कॉमनवेल्थ में कुल मिला के 20 खेलों को शामिल किया गया है। और पिछले कॉमनवेल्थ में जो भारत का लोकप्रिय खेल है निशानेबाजी, उसको हटा दिया गया था, लेकिन 2026 के ओलंपिक से निशानेबाजी को भी 2026 का जो कॉमनवेल्थ है उसमें
निशानेबाजी को पुनः शामिल किया गया है। इससे हमारे देश को फायदा होगा, एक आध पदक बढ़ जाएंगे। अब अगला प्रश्न जो है 13वां प्रश्न, 2021-22 में विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? 2021-22 में विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किया और सबसे ज्यादा उसका खपत भी किया, ऐसा कौन सा देश है दुनिया में? भारत है, चीन है, ईरान है या इजराइल है? तो हमारा जो अपना देश है भारत, वो 2021-22 में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है और उत्पादक भी रहा है। इसके अलावा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी रहा है। दूसरा बड़ा निर्यातक भी रहा है। उत्पादक तो खैर सबसे बड़ा रहा है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी रहा है। उसके अलावा विश्व का दूसरा बड़ा निर्यातक भी भारत रहा है, हमारा देश। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारा होगा 14वां प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार, मतलब साहित्य का 2022 का नोबेल पुरस्कार विजेता जो एनी एर्नॉक्स हैं, ये किस देश की लेखिका हैं, किस देश की रहने वाली हैं? तो साहित्य का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पिछले जो क्लास हमारे करंट अफेयर्स के हुए हैं उसमें मैंने बतलाया है। तो साहित्य में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो एनी एर्नॉक्स ने जीता है। और एनी एर्नॉक्स किस देश के रहने वाली हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी? तो ये फ्रांस की नागरिक हैं, एनी एर्नॉक्स। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया है। ये फ्रांस की रहने वाली है, 86 वर्षीय लेखिका हैं और इनकी जब सबसे फेमस कृति है उसका नाम है द ईयर्स। द ईयर्स जो है एनी एर्नॉक्स की बहुत ही फेमस कृति है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम। कि स्पेस एक्स रॉकेट में 20 वर्षों में पहली बार, मतलब स्पेस एक्स रॉकेट है, इसमें 20 वर्षों में पहली बार किस देश के अंतरिक्ष यात्री को अमेरिका से लॉन्च किया गया था? तो स्पेस एक्स रॉकेट से 20 वर्षों के अंतराल पे किस देश के अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च किया गया, भेजा गया अंतरिक्ष में? तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी भारत? तो रूस के नागरिक को जो है, रूस के एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है स्पेस एक्स रॉकेट से 20 वर्षों में पहली बार। जबकि हमारा जो अभी वैश्विक संबंध है रूस और अमेरिका में, बिल्कुल ही एक मनमुटाव सा चल रहा है, कोल्ड वार सा चल रहा है, संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके बाद भी अमेरिका ने अपने स्पेस एक्स रॉकेट से 20 वर्षों के बाद रूस के एक नागरिक को भेजा है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। भारत में क्रेडिट सूचना कंपनियों CIC को कौन नियंत्रित करता है? भारत में जो क्रेडिट सूचना कंपनियां हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय या सिडबी? तो RBI जो है ये क्रेडिट सूचना कंपनियों को नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय बैंक है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अक्टूबर 2022 में अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का मेजबान है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल या थाईलैंड? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा देश भारत।
अब अगला जो हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये नया टर्म है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक अलग खंड, एक अलग पार्ट के रूप में पेश करने के लिए किस संस्थान को सेबी से मंजूरी मिली है? मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको एक अलग पार्ट के रूप में पेश करने के लिए सेबी ने किस संस्थान को मंजूरी प्रदान की है? एनएसी, बीएसई, आईआरडीआई और पीएफआरडीए। तो किसको सेबी ने मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक अलग पार्ट के रूप में पेश करने के लिए सेबी ने किस संस्था को मंजूरी प्रदान की है? तो सही उत्तर है बीएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये मंजूरी मिली है, ये जिम्मेदारी मिली है सेबी के द्वारा। अब अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में पुरुष वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी। तो किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में पुरुष वर्ग में फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, श्रीजेश, मनदीप सिंह या वीरेंद्र लकड़ा। तो सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को FIH मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, और इनको पिछले वर्ष भी मिला था। FIH का प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 भी मिला था और 2022 भी मिला है, तो लगातार इनको 2 बार मिला प्लेयर ऑफ द ईयर। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UAPA में पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा दिनेश कुमार शर्मा, AK मिश्रा, DY चंद्रचूड़ या अनिरुद्ध बोस। तो सही उत्तर है DK शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है UAPA न्यायाधिकरण में। अब अगला प्रश्न जो हमारा 21वां प्रश्न है उसको देखते हैं। विश्व डाक दिवस 2022, विश्व डाक दिवस 2022 तो विश्व डाक दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व डाक दिवस 2022 की थीम क्या है? तो थीम है इसका पोस्ट फॉर प्लेनेट, पोस्ट फॉर प्लेनेट। पोस्ट फॉर प्लेनेट विश्व डाक दिवस 2022 का थीम है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में बर्न में। और विश्व जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारा देश जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा
जो डाक सर्वाधिक जो डाक खाने हैं हमारे देश में ही है। डाकों का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है हमारे देश में ही है। भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। 1.5 लाख से ऊपर पोस्ट ऑफिस है हमारे देश में। कौन सा शहर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक का मेजबान है? किसने मेजबानी की है वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकी का किसने मेजबानी किया है? तो सही उत्तर है सी, वाशिंगटन, अमेरिका में। तो IMF और विश्व बैंक का वार्षिक बैठक का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन DC में। समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म बिहार में हुआ था और बिहार के सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था। तो ये न्यूज में क्यों है अभी? तो 11 अक्टूबर को सिताब दियारा, 11 अक्टूबर को इनकी 120वीं वर्षगांठ मनाई गई जन्म की। अभी अगर ये जिंदा रहते तो 120 वर्षों के होते। 1902 में 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था और अभी 120वीं जयंती मनाई गई। तो इस समय इनके गांव सिताब दियारा भारत के गृह मंत्री जो हैं वो आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने इनके मूर्ति का लोकार्पण किया। 15 फीट ऊंची जो मूर्ति थी उसका लोकार्पण किया। अब अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न। फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग, फ्लैक्सी फ्यूल ईंधन, फ्लैक्सी फ्यूल ईंधन फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FFV SHEV, फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर किस कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था? तो कौन सी वाहन निर्माता कंपनी थी जिसका पायलट प्रोजेक्ट फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, किसने ये पायलट प्रोजेक्ट अभी हाल में ही भारत में लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, टोयोटा। टोयोटा ने अभी हाल में ही ये पायलट प्रोजेक्ट भारत में हमारे देश में लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? सबसे पहले आपको बता दूं, गैर पारंपरिक आजीविका वैसी आजीविकाएं जिनमें महिलाओं का योगदान, महिलाएं जिन आजीविकाओं में बहुत कम देखने को मिलती हैं, वैसे आजीविकाओं में भी जाने के लिए प्रशिक्षण देने की जो हमारी योजना है लड़कियों को, उस योजना को किसमें शामिल किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। मतलब गैर पारंपरिक आजीविका के क्षेत्र वैसी नौकरियां जहां पे महिलाओं का योगदान बहुत ही कम है या उनकी संख्या एकदम नगण्य है, तो वैसे क्षेत्रों को गैर पारंपरिक आजीविका क्षेत्र बोला जाता है। तो गैर पारंपरिक आजीविका क्षेत्र में लड़कियों का कौशल, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको जो कौशल प्रदान किया जाता था, उसको किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में इस गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल को इसके तहत लाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत।
तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स रहा। अब हम लोग कल क्लास में कुछ अलग करेंगे करंट अफेयर्स। तो आज के लिए इतना ही।